अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जैसे कि आपको पता है कि अब मैं पुर्तगाल में आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह मैं ये बात मुकम्मल करके पिछली जो स्टोरी थी आपको सुना रहा था, पाकिस्तान से यूनान का सफ़र। तो इंशाल्लाह जब जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो फिर एक नई वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊंगा कि मैं यूनान से इटली और इटली से फिर पुर्तगाल कैसे आया, और इटली के हालात पेपरों के हवाले से या कामकाज के हवाले से अब कैसे चल रहे हैं, वो सब कुछ भी आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगा। और यहाँ पे पुर्तगाल पेपर कैसे देता है, कितने अरसे में देता है, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है उसके लिए, और कैसे यहाँ आ सकते हैं, ये सब कुछ इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, बनाऊँगा। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। की फ़ौज ने हमें पकड़ के वापस डिपोर्ट कर दिया था। नहर की दूसरी तरफ जब हम पैदल चल रहे थे तो वहाँ रोड, एक टूटी सुई रोड थी, वहाँ पे छोटी छोटी पत्थरियाँ थी जो पैरों में लगीं, और बहुत तकलीफ़ हो रही थी उस वक्त, पैरों से खून भी निकल रहा था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर रोड को छोड़ दिया ताकि पुलिस ना आ जाए। पुलिस का भी डर था, तुर्की की पुलिस जो थी अगर वो पकड़ लेती बॉर्डर के एरिए से तो वो हमें जेल में बंद कर देती या फिर डिपोर्ट कर देते पाकिस्तान। इसलिए फिर खेतों का सहारा लिया, खेतों से गुज़रते गुज़रते फिर एक नाला आया रास्ते में, वो भी अबूर किया हमने, और बहुत हालत मतलब ख़राब हो चुकी थी। मोटा मोटा आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें से अब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शार्ट शार्ट मैंने आपको बताई हैं। इससे भी मतलब कहने में, सुनने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, आप समझ सकते हैं। तो खेतों का सहारा लिया, वहाँ पे फसलों से होते होते एक मोटरवे हमें नज़र आया, तो हम मोटरवे की तरफ बढ़े। डरते डरते मोटरवे पे चढ़ गए। वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगे तो पेट्रोल पंप का जो मालिक था या कोई सेलमैन था वहाँ पे खड़ा हुआ था जो नौकरी करता था, उसने हमें उधर जाने नहीं दिया। हमारी कोशिश थी कि चलो वहाँ पे जाके कोई पानी वगैरह मिल जाएगा या कुछ खाने को या कोई हेल्प हो जाएगी, लेकिन उसने हमें नज़दीक भी नहीं आने दिया। तो हम वहाँ से पीछे हटे और मोटरवे के किनारे आके वहाँ पे खड़े हो गए परेशान होके। तकरीबन थोड़ी देर बाद एक टैक्सी वाला आया, और टैक्सी वाले ने हमसे पूछा कि क्या मसला है। हमें तो ज़बान भी नहीं आती थी। एक सीरिया का आदमी था हमारे साथ, तो उसे कुछ थोड़ी बहुत ज़बान आती थी क्योंकि वो उधर काफ़ी दिनों से रह रहा था। तो उसने उससे बात की, फिर हमें इंग्लिश में बताया कि ये कह रहा है कि तुम अपने एजेंट से रब्ता करो, मेरी बात करवाओ तो मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ तुम्हारे घर। तो हमने कहा चलो ठीक है, बात करवा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास एजेंट का जो नंबर था वो भी ज़बानी याद नहीं था, ठीक है, तो मोबाइल भी नहीं थे। तो हमने उसे कहा कि नंबर है, एक यूनान का नंबर है, उस पर कॉल करो। तो वो बोलता है मैं यूनान के नंबर पे यहाँ से कॉल नहीं हो सकती। फिर मेरे ख्याल में, मेरे जहन में एक बात आई कि चलो तुम्हारे पास अगर फेसबुक है, मैसेंजर है, तो मैं अपनी आईडी जो है वो उसमें लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करके उस मैसेंजर से मैं कॉल कर लेता हूँ। तो उसने कहा चलो कर लो। फिर टैक्सी वाले के मोबाइल में मैंने अपनी फ़ेसबुक आईडी लॉगिन की। आईडी लॉगिन करने के बाद मैंने अपने भाई को कॉल की, उससे एजेंट का नंबर लिया, उसको कॉलें की, लेकिन एजेंट जो था वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। एक बात आपको बता दूं कि जो हमारा पाकिस्तान से तुर्की लेके आने वाला एजेंट था वो और था, और तुर्की से यूनान लेके जाने वाला एजेंट और था। बहुत सारी कॉलें की लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि उनका तो रबता होता है डैंकरों के साथ जो लेके जाने वाले होते हैं। उन्हें पता चल गया कि गेम पकड़ी गई है, तो अब वो
हमारे ज़िम्मेदारी जो है लेने से डर रहा था कि अब ये मुझसे ख़र्चा मांगेंगे या ये वो मसलन प्रॉब्लम होगी मेरे लिए, तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। खैर, मैंने फिर भाई को कॉल की और उसे कहा कि जो हमारा वो तुर्की वाला एजेंट है उसका नंबर मुझे दे दो, मैं उसको कॉल करता हूँ। वो दूसरा एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने उसका नंबर लिया, उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बहुत 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 अच्छा आदमी है। ठीक है, अब भी तुर्की में होता है, बात होती है मेरी उससे। बहुत अच्छा आदमी है, उसने भरपूर तावन किया हमसे, हालांकि हम उसके साथ गेम नहीं कर रहे थे, और ना ही वो मतलब तुर्की से यूनान की गेम वो करवाता भी नहीं है, वो उसकी इटली की गेमें जाती हैं। वो डायरेक्ट तुर्की से डायरेक्ट इटली आदमियों को भेजता है। तो खैर, मैंने उसको कॉल की, रात मेरे ख्याल से कोई 12 साढ़े 12 का टाइम था। तो मैंने उसको बताया मैं तनवीर बात कर रहा हूँ। तो वो एक जैसे एकदम बंदा चौंक के बोलता है ना, तो वो मतलब चौंक गया एकदम कि यार तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, क्या बात है, कोई मसला तो नहीं है। तो मैंने कहा भाई मसला तो है। उसने कहा क्या मसला है मुझे बताओ। मैंने कहा ये मसला है, पकड़े गए थे और वापस आ गए। आप टैक्सी वाले के नंबर से बात की है, तो वो कहता है मेरी बात करवाओ, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। उसने कहा मसला ही नहीं है, तुम मेरी बात करवा दो। मैंने उसकी टैक्सी वाले के साथ बात करवाई। टैक्सी वाले के साथ उसने जो बात करनी थी, एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया, उसके साथ किराए की बात की। तो वो हमें वहाँ से लेके चल पड़ा। तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 4 घंटे के बाद उसने हमें उसके घर जाके छोड़ा। जो ही उसके घर जाके पहुँचे, उसने किराया भी दिया टैक्सी वाले को और शुक्रिया अदा किया और हमें जनाब रिसीव किया। फिर उसने कहा फ़्रेश हो जाओ, नहाओ धो, कपड़े वगैरह चेंज करो। तो इतनी देर में उसने नाश्ता भी बनवा लिया। एक दो लड़के और भी उसके साथ रहते थे, वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत इज़्ज़त करते थे। जितने दिन हमने वहाँ पे गुजारे, बहुत इज़्ज़त की उन्होंने। खैर, उसका भला हो, अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त दे और इज़्ज़त दे, अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे, बहुत अच्छा आदमी। खैर, सुबह हो गई, हम तो सो गए। सुबह उठे तो उसके साथ फिर दोबारा मुलाकात हुई, तो उसने सारा माजरा पूछा कि बात क्या थी। हमने सब कुछ उसको बताया। तो उसने हमें कहा कि अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, क्योंकि जितनी मार खाई है तुम लोगों ने, अभी 10 दिन तो तुम चल भी नहीं सकते। तो 10 दिन जो है इधर ही रहो मेरे पास, स्टे करो, रेस्ट करो। ठीक है, उसके बाद सोचते हैं फिर क्या करना है। तुम लोगों ने किसी के साथ बात नहीं करनी कि किसी एजेंट के साथ, मैं खुद तुम्हें भेजूँगा। तो हमने भाई के साथ बात की, तो उसने कहा चलो अच्छा है, ये भी अच्छा है, अगर वो करता है तो फिर और भी अच्छा है। 10 दिन का स्टे किया, फिर कोरोना आ गई। कोरोना की वजह से गेमें निकलना बंद हो गई, ट्रैफिक वगैरह मतलब मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी थी, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना भी था। तो मेरे ख्याल से 10 15 रोज़े भी हो चुके थे उस टाइम। हाँ, 10 रोज़े हो चुके थे। तो उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें मैं एक मकान लेके देता हूँ अलहदा, तुम वहाँ जो है ना ये ईद तक स्टे करो, सुकून करो अपना, अच्छी तरह से अपना फ्रेश हो जाओ, तो फिर अगले गेम के लिए तुम्हें निकालूंगा। हमने कहा ठीक है। उसने हमें अलहदा मकान लेके दे दिया, खाने पीने का सामान जो था सब कुछ वो भी हमें लेके दिया। और हम वहाँ पूरे 20 दिन जनाब नमाज़ें, रोज़े, अल्लाह का ज़िक्र करते रहे वहाँ पे, और हंसी खुशी वहाँ पे रहे। बहुत अच्छा ख्याल किया। डेली एक चक्कर भी लगाता था, मतलब पूछता था किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताना, किसी भी टाइम कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना। हमने कहा ठीक है। तो 15 दिन 20 दिन गुजर गए, ईद आ गई। ईद भी वहीं पे गुजरी। ईद के दूसरे दिन फिर हमने गेम की। फिर से वही प्रोसीजर, नए कपड़े, नए बूट, सब कुछ नया, बैग वगैरह, खाने पीने का सामान जो था सब कुछ नया लिया और चल पड़े। उसी का एक आदमी था, उसके साथ उस एजेंट ने एक आदमी के साथ बात की, तो वो हमें लेके गेम की तरफ निकल पड़ा। सेम वही कंडीशन, 2 3 घंटे लगे और नहर पे पहुंच गया है। वहाँ पे जाके बैठ गया, बेइंतज़ार होने लग गया कि कब निकलना है, कब निकलना है। लेकिन उन दिनों पता नहीं क्या मसला था, क्या नहीं, वो तो डैंकर ही बेहतर जानते हैं। वो कह रहे थे कि बहुत मतलब सख्ती है आगे, वो देख रहे थे, हमने भी देखा। मतलब
किसी टाइम भी एक घंटा भी जो था ना, वो फ़ौज जो यूनान की थी वो हटती नहीं थी वहाँ से। मतलब कोई गाड़ी आ रही है, कोई जा रही है, कोई आ रही है, कोई जा रही है। तो इसलिए हम 3 दिन उधर बैठे रहे नहर के किनारे, 3 दिन 3 रातें बैठे रहे, लेकिन हम नहर नहीं क्रॉस कर सके। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। खैर, वहाँ से वापस आए। वापसी पे फिर हमारे साथ एक चक्कर हो गया। चक्कर ये हुआ कि जिस टैक्सी वाले के साथ हम वहाँ से निकले, उसके साथ किराए की बात हुई। तो जो डैंकर था हमारा, उसने कहा मैं किराया दूंगा तुम्हारा भी और अपना भी, सब कुछ, कोई मसला नहीं है, मेरी वजह से तुम्हारा खर्चा हुआ है तो ठीक है। टैक्सी में बैठ गए। सबसे पहले वो डैंकर अपने घर लेके आया गाड़ी, टैक्सी वाले को। टैक्सी वाले को बाहर खड़ा किया, हम भी अंदर ही बैठे थे। कहता है मैं अंदर से जाता हूँ, किराया लेके आता हूँ, फिर तुम्हें देता हूँ। वो अंदर गया, वापस ही नहीं आया। टैक्सी वाला जो था वो बेचारा, मतलब हॉर्न बजाता रहा, आवाज़ें लगाता रहा, बेल भी दी, दरवाजे पे जाके नहीं निकला वो। फिर से हमने वही उसी एजेंट को हमने कॉल की जो हमारा वो था तुर्की वाला। उसने कहा चलो कोई मसला नहीं है, मैं आ जाता हूँ। फिर से बेचारा वो आया, एक अलग टैक्सी लेके आया। उसने हमें उस टैक्सी में बिठाया। उसका किराया जिसमें वो आया था उसने खुद दिया किराया, हमें लेके गया वहाँ से। और जिस पे हम आए थे उसका किराया भी उसने दिया। और मेरे ख्याल से हम 5 आदमी थे तो किराया बन जाता था एक साइड का जाने का 600 लीरा, तुर्की का 600 लीरा बनता था। तो ये मतलब इतना ख़र्चा हमारा एक साइड पे, और जो खाने पीने का सामान ज़ाया हुआ वो अलग। मतलब काफ़ी सारा ख़र्चा हो गया था वहाँ पे तुर्की में। तो 5 आदमी थे, फिर खाना पीना भी ज़ाहिर सी बात है काफ़ी सारा ख़र्चा हो जाता है। तो वहाँ से वो हमें लेके आ गया। फिर उसने जनाब अब वही उसी मकान पे जाके हमें छोड़ा। और उसने कहा चलो कोई बात नहीं, जो होना तो हो गया, अभी किसी और गेम में निकालूंगा तुम्हें। 2 दिन के बाद फिर गेम निकली एक हमारी। इस बार जो था ना, लग रहा था कि हम निकल जाएंगे, क्योंकि उस डैंकर के आदमी जो थे वो 20 आदमी थे टोटल। और 2 डैंकर थे, मतलब 10-10 करके उन्होंने लेके जाने थे। मसला ये हुआ कि हम में से जो है वो 2 आदमी जो थे, 2 लड़के जो थे मेरे भांजे, वो उम्र में भी छोटे थे। और उनको अलग कर दिया गया, हमें अलग कर दिया गया धोखे से। 3, हमें पता ही नहीं चला। हम पहले पहुंच गए नहर पे तो हमें पता नहीं चला। और नहर पे गए, नहर पे जाके बैठ गए। दोपहर के वक्त गए थे और शाम को तकरीबन जो है ना, शाम सूरज गरूब हुआ ही है, आधे घंटे के बाद जो है हमने नहर क्रॉस की। और वहाँ पे भी तकरीबन जो है, मतलब जब नहर क्रॉस की ना, तो उस टाइम भी ये हुआ कि हम 3 थे, 2 तो पीछे रह गए। हम 3 थे, तीनों में से मुझे पहले, मैं जो पहले 10 आदमी निकले, मुझे उनमें शामिल कर दिया। और जो 2 बाकी थे वो दूसरी गेम में शामिल हो गए। मतलब हमने बारिश भी लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी, और हमने जो है रात को नहर क्रॉस की। और जो बन आता है वो भी क्रॉस किया, जो रोड आता है वो भी क्रॉस किया। और 2 घंटे के बाद जाके एक छोटी सी उन्होंने जगह बनाई हुई थी जंगल में, वहाँ पे उन्होंने बिठा दिया। और टैंकर ने कहा कि सुबह वो दूसरे भी पीछे से आ जाएंगे तो फिर आगे का सफ़र शुरू होगा। क्योंकि 6 बजे जो है सुबह 6 बजे इन वो फौजियों ने जो लगाई होती है दूरबीन, वो वहाँ पे होती है। तो सुबह 6 बजे वो ख़त्म हो जाती है, मतलब ड्यूटी चेंज होती है। तो वहाँ से सुबह 6 बजे के बाद निकलेंगे। हमने कहा चलो ठीक है। पूरी रात बारिश में बैठे रहे। सर्दी बेतहाशा थी, बेतहाशा थी। बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी। और पैरों की हालत तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कपड़े भी सारे गीले हुए थे। और जितना कहूँ उतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी। बहरहाल, हम मैं तो अब भी सोचता हूँ तो मुझे महसूस होती है कि वो क्या थी। लेकिन सुनने वालों के लिए एक अलग होती है, लेकिन जिस पे गुज़रती है पता तो उसको होता है। खैर,
सुबह तकरीबन 5 बजे वो भी पीछे से नहर क्रॉस करके आ गए और हमारे साथ जो है एक साथ हो गए। लेकिन जो दो वो दूसरे थे वो किसी और साइड से उन्होंने नहर क्रॉस करनी थी, वो किसी और एजेंट के साथ थे, टैंकर के साथ। तो वहाँ से सुबह तकरीबन सूरज तलू हो गया था, सूरज निकल आया था जब उन्होंने वहाँ से निकाला, दिन दिहाड़े सुबह सुबह, मतलब सूरज अच्छा खासा निकल आया था। तो वहाँ से उन्होंने हमें चलाना शुरू किया, जंगल जंगल में तकरीबन 2 घंटे उन्होंने और चलाया, और पॉइंट पे जाके हम पहुँचे जहाँ पे टैक्सी आनी थी। वहाँ पे बारिश तो लगातार फिर लगी हुई थी। वहाँ पे अब प्रॉब्लम ये हुआ कि टैक्सियाँ 2 आती थी पहले, लेकिन टैक्सी वाला एक आना शुरू हो गया। मतलब टैक्सी जो थी वो एक ख़राब हो गई, एक आता था वो 5 आदमी सिर्फ लेके जाता था। मतलब 4 दिन उधर स्टे करना पड़ा, क्योंकि 5-5 आदमी लेके जाता, 20 आदमी थे। 4 दिन हमने उधर जंगल में स्टे किया। हम तीनों में से एक दूसरे दिन चला गया, और हम दो थे वो आखिरी लास्ट दिन हम गए। वहाँ जंगल में एक पता नहीं शिकारी कुत्ता था, वो फौज का था या पता नहीं लोकल किसी का था, लेकिन वो डेली उस जंगल में छोड़ते थे। लेकिन जब वो छोड़ते थे तो हम जो है बिल्कुल सहम क्या खामोश, सांस भी अपनी बंद करके जो है उधर लेट जाते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने कामयाब करना था, बचाना था हमें, हम बच गए। चौथे दिन फिर हमारी बारी भी आ गई। टैक्सी में बैठे वहाँ से और सीधा जो है यूनान के शहर सलोनिकी में वहाँ पे जाके पहुँचे। टैक्सी वाले ने तकरीबन वहाँ से 4 साढ़े 4 घंटे 5 घंटे लगाए टैक्सी में, और वहाँ पे जाके सलोनिकी छोड़ा हमें। पहाड़ियों के बीचों बीच, शहर में तो नहीं लेके गया, पहाड़ियों में जाके छोड़ा। वहाँ से आगे एक पाकिस्तानी आया हमें लेने के लिए, उसने भी कोई 2 घंटे पैदल चलाया। 2 घंटे पैदल चलने के बाद उसने हमारी जो है उधर ही जंगल में जो है मुंह हाथ धुलवाया, साफ कपड़े मतलब पहनवाए, फ्रेश फ्रूश किया, मतलब ऐसा ना लगे कि अभी ताज़े ताज़े डैंकी लगा के आए हैं। तो उसने हमारी बस की टिकटें जो थी 5 आदमियों की वो भी ले रखी थी उसने। तो जंगल जंगल में से निकालते 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 जो है एक जगह पे रोड आ गई। रोड पे चढ़े, फिर एक गांव सा आ गया, उस गांव में जाके एक बस स्टॉप था, वहाँ पे खड़े हो गए। तो 10 मिनट बाद बस आ गई, बस पे बैठे। बस पे बैठ के तो सीधा जनाब आगे भाई को कॉल की हुई थी, भाई गाड़ी लेके आया हुआ था। बस से उतरे, कोई 20 मिनट लगे बस के जाने में, 10-20 मिनट। तो उसने हमें उतारा और आगे कोई 5 मिनट चले हैं तो एक होटल था पाकिस्तानी, वहाँ पे भाई खड़े थे, जाके उनसे मिले, बड़ी खुशी हुई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और उनके साथ जो है हम गाड़ी में बैठे, और ठीक मेरे ख्याल से 2.5 से 3 घंटे लगे फिर हमें घर आने तक। तो हम घर पहुंच जाए। तो ये थी स्टोरी। और आगे फिर जैसे हम काम पे लगे, कागज़ कैसे बने हमारे, कैसे नहीं बने, और क्या काम किया, वो भी सारी डिटेल एक और वीडियो इस पे बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह, वो भी आपको बताऊंगा कागज़ कैसे बनाए जाते हैं यहाँ पे। और परमानेंट कागज़ कितने दिनों में बनते हैं, कितने अरसे में बनते हैं, और पैसे कितने बंदा कमा लेता है यूनान में। ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।